हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा आज का यानी कि 21 जनवरी का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल्स है वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं आप लोगों ने ध्यान से समझने हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स जो है उसमें आपने अपने डाउट्स को शेयर करना है। और कल पार्ट 3 जो है MCQs का यूपीएससी प्रीलिम्स MCQs का पार्ट 3 जो है वो अपलोड हो चुका है। प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। और जो क्वेश्चंस हैं टोटल 10 क्वेश्चंस, उसको जाके अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। और टोटल स्कोर कितना बना आप लोगों का, ये स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है, मीडिया से रिलेटेड जो हमारे लिखा गया है संविधान में, क्या वो डायरेक्ट मेंशन है या इनडायरेक्ट मेंशन है? ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है ये इनडायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, डायरेक्ट मेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में इसको रखा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, उसमें आर्टिकल जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है उसमें आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के क्लोज फर्स्ट पार्ट ए जो है उसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे मेंशन इनडायरेक्टली किया गया है हमारे संविधान में। तो ये बात जो है ये क्लियर रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब बात यहाँ पे की गई है कि फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है ये भी न्यूज़ में क्यों है हाल ही में ही, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में क्या किया गया है, अभी एडिटर्स जो हैं उनके द्वारा अभी अपना एक्सप्रेस किया गया है अगेंस्ट इनके गवर्नमेंट के, कि शट डाउन कर दिया गया है जो कश्मीर प्रेस क्लब है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है उसी को ही हम शट डाउन कर देंगे तो लोगों के जो राइट्स है उसका भी हनन होगा, इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है उसका भी हनन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है मीडिया को। फर्स्ट पिलर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जुडिशरी का मतलब क्या रहता है आपको पता ही है, क्योंकि पहले क्या रहता है, एक लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। फिर उस लॉ को एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी लॉ को देखने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो चेक की जाती है जुडिशरी के द्वारा चेक की जाती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मीडिया जो है ये 4th पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। तो इसका हनन जो हो रहा है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल की, जो कश्मीर जो प्रेस क्लब को अभी शट डाउन कर दिया गया है, तो नेशनल लेवल पे जो मीडिया है उसका इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। थ्रेट क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, अगर हम देखें तो फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा वायलेंस होती है रीजन में किसी पर्टिकुलर। गवर्नमेंट का जो प्रेशर है इन द नेम ऑफ जो रहता है रेगुलेशन के नाम पे, कई जगह बम्बार्डमेंट होती दिखती है फेक न्यूज़ के चलते। इन्फ्लुएंस जो रहता है, प्रभाव जो पड़ता है सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। पेड न्यूज़ की बात करें तो करप्शन जो रहती है स्पेशली पेड न्यूज़ के चलते, ठीक है, तो करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एडवर्टाइजमेंट जो रहती है, फेक न्यूज़ रहती है। थ्रेट रहता है टू फ्री एंड अनबाइस्ड मीडिया के लिए। अटैक अगेंस्ट जर्नलिस्ट, आपने देखा ही होगा लास्ट पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिले कि जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो रहती है जर्नलिस्ट की, ये काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। किलिंग देखने को मिलती है, असॉल्ट होता है जर्नलिस्ट का। ठीक है, तो कवरिंग भी करना ज़रूरी है इस इशू को, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हमने चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलना है। स्पीच की अगर बात करें कि हेट स्पीच स्पेशली जो रहती है उसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है वो सोसाइटी में होता दिखता है। हेट स्पीच जो है स्पेशली ये फैलती है किसी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। टारगेट रहता है अगेंस्ट स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं यूज़ करके सोशल मीडिया को। तो आई होप आपको ये थ्रेड्स जो हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके ये क्लियर हुए होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेस फ्रीडम जो है हमारे इंडिया में, इसके चलते एक केस भी निकल के आया है जिसको रहता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, ये केस निकल के आया। और इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है,
1950 का जो केस है, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, तो ये फाउंडेशन है ऑल डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, ठीक है। तो ऐसा इस केस के चलते बोला गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे केस आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अंडर आर्टिकल 19 के अंडर, ठीक है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके स्पेशली जो सर्टन राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा के। इंपॉर्टेंट ये भी है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है इसके ऊपर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। कब कब लगाई जा सकती है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट ए जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये क्या है, नॉट एब्सोल्यूट है। नॉट एब्सोल्यूट यानी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन कब लगाई जा सकती है, जब सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का हनन हो रहा हो, हमारी स्टेट या नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी का हनन हो रहा हो, अनदर कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की अगर बात हो रही हो, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी एंड मोरालिटी की यहाँ पे बात हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो, तब भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। डिफामेशन एंड इंसाइटमेंट जो है ऑफेंस का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चलते भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया इसको अंडर प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978 के तहत। एम क्या है इसका कि प्रिजर्व करना फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेन करके रखना न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज जो है उनके स्टैंडर्ड को। इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड। पेरिस बेस्ड एक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पेपर में भी आ चुका है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये इवेल्युएट करने का काम करता है कि जो मीडिया है तो उसको कितना फ्रीडम है किसी पर्टिकुलर लेवल पे। तो 180 कंट्रीज़ में एनालाइज किया जाता है और इसके तहत हमारे इंडिया का जो रैंक रहा इस इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो रैंक रहा 142, जो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो 142 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की ये रैंक है। तो ये रैंक भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारी कंट्री की रैंक इसमें कितनी रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डिटेल में मैंने फ्रीडम ऑफ मीडिया, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया है, क्लियर। अगर फिर भी कोई इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा आप लोगों को, तो आप डाउट्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स में उसको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब ये न्यूज़ में क्यों है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है साफ़ सफाई रखने का काम इनका है, सफाई कर्मचारी का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, ठीक है, कि फुली डिपेंड हम इन पे नहीं रह सकते, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि एक्सटेंशन किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर है, ठीक है, 3 ईयर्स बियॉन्ड 31 मार्च 2022 के तहत, ठीक है। तो मेजर बेनिफिशरीज जो हैं सफाई कर्मचारी के आइडेंटिफाई किया जाता है इनमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को भी। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो गटर को साफ करने का काम करते हैं, दैट इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते बहुत सारे लोगों की जानें गई, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं और ये ऐसे ही बिना कोई प्रोटेक्शन के ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और सफाई वगैरह करते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल जो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इनकी बॉडी में एंटर की वजह से इनकी डेथ होती है। तो कई ज़्यादा जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसके चलते। तो नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1993 में पर एज पर प्रोविज़न ऑफ नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के तहत। और रिकमेंडेशन दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इनके वेलफेयर के लिए लाए जाएं इस एक्ट के चलते। और ये फॉर्म ऑफ इफेक्ट में कब आया, स्पेशली ये एक्ट जो था 29 फरवरी 2004 में। इनका जो टेन्योर रहता है इसको एक्सपैंड किया गया एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रोविज़न जो है ये प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है
चेयरपर्सन जो रहते हैं और जो मेंबर रहते हैं कमीशन के, एक्सटेंसिव टूरिंग रहती है, यानी कि ये टूर करते हैं कंट्री में, देखते हैं कि कैसी कंडीशन चल रही है सफाई कर्मचारी की, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड लिविंग कंडीशन जो है एनालाइज की जाती है सफाई कर्मचारी की एंड देयर डिपेंडेंट्स। एज पर अगर देखें नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी 2020 का जो डाटा है उसके हिसाब से टोटल 613 पीपल जो है उनकी जान गई है, ठीक है। यानी कि 631 जो लोग हैं स्पेशली जो सफाई कर्मचारी हैं, उसमें से वाइल क्लीनिंग स्वीवर्स भी आ जाते हैं, सेप्टिक टैंक्स जो क्लीन करते हैं वो भी, ठीक है। लास्ट 10 ईयर में 631 लोगों की इसमें जान गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो 2019 में ये हाईएस्ट नंबर रहा स्पेशली मैनुअल स्क्रैवेंजिंग का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई डेथ देखने को मिली मैनुअल स्क्रैवेंजिंग के चलते पास्ट 5 ईयर्स में। अप्रोक्स 110 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए क्लीनिंग सीवर से एंड सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने की वजह से, ठीक है। 61% इंक्रीज हुआ इसमें अगर कंपेयर करें 2018 से। 68 केसेस सिमिलर देखने को मिले डेथ के। एज पर डाटा कलेक्टेड देखें 2018 के हिसाब से 29,923 पीपल जो हैं वो एंगेज रहते हैं मैनुअल स्क्रैवेंजिंग स्पेशली उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मैनुअल स्क्रैवेंजिंग के जो लोग हैं यानी कि इसमें इन्वॉल्व हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो हाईएस्ट रेट है ये एनी स्टेट में इंडिया की अगर बात करें तो, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे रिलेटेड स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई इनके वेलफेयर को लेके, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का है ये, यानी कि 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया ताकि सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनका वेलफेयर किया जा सके। उसके अलावा बात करें तो जो सेकंड स्कीम है सुरक्षा जो मित्रा, एक सेकेंड, सुरक्षा मित्रा जो है यानी कि सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज लाया गया। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे के उपलक्ष्य पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट होता है? 19 नवंबर को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। 2020 में इसको लॉन्च किया गया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को। स्वच्छता अभियान ऐप यानी कि स्वच्छता मिशन भी जो है 2014 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और टारगेट रखा गया 2019 तक हमने क्या करना है, इसको अचीव करना है, ठीक है। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी निकल के आया 2014 में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ज़रूरी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशली जो सीवेज क्लीन करने की वजह से जो पर्सन की जान जाती है सिंस 1993 से जिनकी गई है उनको 10 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा उनकी फैमिलीज़ को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया 2014 के जजमेंट में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ईस्टर्न स्वैम्प डियर की। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, एक आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि स्वैम्प डियर जो है इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है पर्टिकुलर एक रीजन में, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे, असम में। तो रिसेंटली इनकी पॉपुलेशन जो है वो घट रही है, तो डिक्लाइन होने की वजह से ये क्या है न्यूज़ में है। तो बहुत ज़्यादा हाई यानी कि फ्लड देखने को मिला, फ्लड यानी कि वो बहाव नहीं, ठीक है, पानी का, क्योंकि इनकी जो संख्या है इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है 2019-2020 के बीच में, ठीक है। तो ब्राइटर साइड जो इसका देखने को मिला यानी कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है नाउ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इनको काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे, और उसके अलावा औरंग नेशनल पार्क, लालकोवा, बुराचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों कहाँ पे है, ये असम में है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और इनकी जो सब स्पीसीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, जैसे वेस्टर्न स्वैम्प डियर नेपाल में पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है रुकैरवस डुवा कैसी, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है। सदर्न स्वैम्प डियर जिसको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा बोला जाता है, तो ये पाया जाता है सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। थर्ड जो इसकी कैटेगरी है ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो पाया जाता है काजीरंगा एंड दुधवा नेशनल पार्क। काजीरंगा कहाँ पे, असम में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। सिटीज़ के अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, तो इसको स्टेट्स टच करती हैं। इंटरनेशनली जो बॉर्डर टच करता है वो है भूटान। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश भी टच करता है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो उसमें आपने बहुत सारा देखा होगा, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। तो ऐसा हर बार देखने को मिलता है जब भी इलेक्शंस पास में आते हैं, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कई पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। डैट इज़ एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इससे रिलेटेड इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि आयाराम गयाराम वाला कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। तो हाल ही में ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है कि पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी में चले जाना। ठीक है, उसको दल बदल कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून जो है इसके तहत सामने आता है, जो दल बदलने के लिए अलग अलग सांसदों को दंडित करने का काम करता है, यानी कि पनिश करने का काम करता है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके बारे में बात की जाती है। 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें जो 10th शेड्यूल है डैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो पॉपुलरली नॉन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसमें जो सर्कमस्टेंसेस रखे गए हैं जो चेंजिंग करते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं बाय लेजिस्लेटर के द्वारा, ठीक है, तो इन्वाइट किया जाता है उनको, एक्शन लिया जाता है अंडर द लॉ। इसको ऐड किया गया, यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको ऐड किया गया था जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10th शेड्यूल जो है इसको पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट बोला जाता है, इंक्लूड किया गया हमारे संविधान में एज 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको ऐड ऑन किया गया। डैट इज़ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रक्रिया रहती है इसमें। ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर्स को ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इज़ नॉट ओनली प्रैक्टिस इन इंडिया बट, यानी कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती, अनदर कंट्री में भी जो डिफेक्शन है, यानी कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, कीनिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अनदर और कंट्रीज़ भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैटर जो है रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन, ये हम पढ़ लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये पावर जो है डिस्क्वालीफाई करने की किसी भी एमपी या एमएलए को, ये पावर किसको दे रखी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को या फिर जो विधानसभा रहती है उसके स्पीकर को। ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई करते हैं मेंबर्स को, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इट डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम इन विच सच अ डिसीजन हैज़ टू मेड। लास्ट ईयर की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जो एंटी डिफेक्शन केसेस हैं वो डिसाइड किए जाएंगे स्पीकर के द्वारा विद इन 3 मंथ्स टाइम दिया गया। ठीक है, कमियां अगर देखें इस लॉ के चलते, यानी कि जो लूप होल्स हैं, इसमें क्या बोला गया है कि जो वोटर्स क्या करते हैं आज के टाइम में, पार्टी को देख के क्या करते हैं, पार्टी को देख के वोट करते हैं। ठीक है, ना कि उस बंदे को कि हमारे जो एरिया में कौन अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, विरोध करने वाले को कहना है ये कि मतदाता चुनाव में व्यक्तियों को चुनते हैं ना कि पार्टियों को, और इसलिए दल बदल विरोधी कानून जो है निष्फल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहता है जब भी क्या आते हैं, इलेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आई थिंक मैंने ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा सा बोल दिया। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, मतदाता चुनाव व्यक्तियों को चुनते हैं ना कि पार्टियों को। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा वोटर्स क्या करते हैं, व्यक्तियों को चूज़ करते हैं ना कि पार्टियों को। इसके लिए इसमें कमियां देखने को मिलती है लॉ में। ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब सही है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एस रंगनाथम, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक है, तो रिटायर हुए फ्रॉम जुडिशियल सर्विस से 1992 में, वो संस्कृत स्कॉलर भी रह चुके थे ये। ठीक है, तो यानी कि चेन्नई से बिलोंग करते थे, तो 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है। तो एस रंगनाथन जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का भी टेस्ट किया गया, एक्सटेंडेड रेंज इसकी जो बढ़ाई जा रही है, ठीक है, उसका टेस्ट किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस जो है यानी कि 2 रिवर्स का नाम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एक रशिया की है, एक हमारी कंट्री की, यानी कि ब्रह्मपुत्रा एंड रोसकोसमोस। ओके,
ब्रह्मोस ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस जो है, ठीक है, इसको सुखोई 30 MKI बोला जाता है, ठीक है। 25 जून 2016 में इसका सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट कैरी आउट की गई थी, ठीक है, HAL नासिक से। 2017 में इसको क्या किया गया था, शिप स्टेशन पे रखा गया था इस मिसाइल को 280 किलोमीटर अवे इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसकी लेंथ की जो यानी कि इसकी जो लेंथ है 8550 mm है, डायामीटर 648 mm है, वेट इसका 2550 kg है, रेंज इसकी अप टू 290 किलोमीटर है, वेलोसिटी आप देख सकते हैं अप टू 2.8 मैक है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 1000 mm है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रशिया से हम लोगों ने इसको खरीदा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, यूएसए के द्वारा रशिया को वार्न किया गया है कि अगर वो यूक्रेन को हार्म पहुंचाएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है यूएसए के द्वारा, क्योंकि रशिया क्या करता है, यूक्रेन का जो पार्ट है, ठीक है, उसको ऑलरेडी क्रीमिया जो पार्ट था यूक्रेन का उसको हड़प लिया गया रशिया के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सी जो है ये ट्रेड के लिए ट्रेड के मामले में रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो सीज़ वगैरह है वो काफ़ी बर्फ़ से जमे रहते हैं, ठीक है। इकलौता ये रीज़न है क्योंकि रशिया का ये पार्ट जो है ये टच करता है ब्लैक सी से। तो यूक्रेन का ये पार्ट जो है क्रीमिया ऑलरेडी हड़प लिया गया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ अज़ोव है, ये ब्लैक सी है, इस दोनों को कनेक्ट करने वाला क्रैच स्ट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो यूक्रेन के द्वारा भी बोला गया है कि ये नाटो का मेंबर बनेगा, तो ऐसे रशिया को क्या हो गया, टेंशन हो चुकी है कि अब यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन गया तो मैं इसको बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकता, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो यूएसए के द्वारा बोला गया कि यूक्रेन को तंग करना बंद कर दो, रशिया को ऐसा बोला गया यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो ये इशू है, इंटरनेशनल इशू है। आपने ये मैप बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है कि यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है, ठीक है। तो रोमानिया, यहाँ पे स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, ठीक है, रशिया यहाँ पे टच करती है इसको जो बाउंड्री है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हवाना सैनिड्रोम जो है, ये फॉरेन कैंपेन यानी कि हवाना सैनिड्रोम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हवाना सैनिड्रोम क्या रहता है, ये एक ऐसी रेस से अटैक किया जाता है किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक रेस जो रहती हैं, ठीक है, वैसा अटैक किया जाता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हेडेक शुरू हो जाती है, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। उसको हवाना सिंड्रोम बोलते हैं। तो यूएसए डिप्लोमेट जो हैं तो उनके ऊपर उनके द्वारा फर्स्ट एक्सपीरियंस किया गया था, ठीक है, तो क्यूबा में, जिसको जहाँ पे हवाना क्यूबा की कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए 2016 में यूएसए डिप्लोमेट के द्वारा हवाना रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। माइक्रोवेव वेपन रहता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोवेव वेपन है जो अटैक किया जाता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो न्यूज़ में था ये नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस के द्वारा फाउंड किया गया कि ये माइक्रोवेव रेडिएशन है, ठीक है, जिसका कारण है हवाना सिंड्रोम जिसको बोला गया ये पर्टिकुलर जो बीमारी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये क्यूबा है, यहाँ पे हवाना है, ठीक है। जमाइका बोल सकते, यहाँ पे देख सकते हैं कैरेबियन कंट्री है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अटलांटिक सी, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक ये आइलैंड कंट्री है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो प्लीज़ जो कल की वीडियो आ चुकी है पार्ट 3 MCQ से रिलेटेड, उसको ज़रूर अटैम्प्ट किएगा जाके। तो इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।